एक क्वेश्चन में तो हमने कल गलत कर लिया, दोबारा करेक्ट कर लो। आंसर पीछे तो सही दिया था मेरे ख्याल में, 21 का देखना, आंसर सही दिया पीछे। 21 का आंसर 4 दिया है। पता चला कैसे आ रहा है? हाँ, चेंज है, हमने 11 कर लिया था, लेकिन चेंज कितना हो गया, पहले 7 रहता है, अब 11 हो गया, तो चेंज बाय 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा और ऐड कर लो। 11 तो हमने निकाल लिया था पीएच, 11 से चेंज कितना हो गया, 7 से 11 हो गया, क्योंकि 7 था पहले वाटर का, अब कितना आ गया 11, तो लिख लो चेंज बाय 4 आएगा। ठीक है, अब 25 के बाद देखो डाउट कौन सा है। 24, 30 तक बोल दो बेटा, कोई और है? आगे देख लो। 34, 34, नेक्स्ट। तुम्हें नहीं याद रहता? याद नहीं रहा? ये डाउट्स नहीं आज। 40 तक बेटा, 45 तक, 27, 40 तक कोई, 45 तक, अब ना करो। 24 हैंड रेज करो जिसको आता है। 24 किसी ने कर लिया हो? ये 10 पर -10 है, करेक्ट करके फिर करना दोबारा। पीएच ऑफ 10 पर -10 मोलर करके फिर करके देखो। तो अगर OH 10 पर -10 है, H कितने आ गए? 10 पर -4, पीएच कितनी आ गई? 4। चेक करो आंसर। क्या दिया हुआ है? अच्छा, वो भी लेना है, हाँ लिखो लिखो लिखो। क्या होता था अगर पीएच एसिड की 7 से कम आ जाए, 7 से ज्यादा आ जाए, और बेस की 7 से कम आ जाए, तो हम क्लोज टू 7 लेते थे। रीजन उसमें वाटर की भी कंट्रीब्यूशन ली जाती है 10 पर -7, तो इसमें सीधा ही बन जाएगा 7। ठीक है, कैसे सिखाया था? लिखो बेस कितना निकाला हमने आंसर, 4। अब आगे क्या लिखते थे? पीएच ऑफ बेस कांट बी लेस देन 7, पीएच ऑफ बेस कांट बी लेस देन 7। इस केस में फिर टोटल OH लेते थे, और टोटल OH कैसे लेंगे? 10 पर -4, इसके कितने 10, वाटर के कितने 7। इनमें से मैं इसे नेग्लिजिबल मान के 10 पर -7 ही ले लूं, क्योंकि 10 पर -10 काफी कम है, और 10 पर -7 से पीएच देखो 7 आ जाएगी। तो आगे आपको बताया था भी, कभी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भी, कई बार वाटर के H और OH ऐड करने पड़ते हैं। कब ऐड करने पड़ते हैं? एसिड की पीएच 7 से ज्यादा आने लग जाए, बेस की पीएच 7 से कम आने लग जाए, तो ये वो केस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखो 26, ये भी सेम केस ही बनेगा, करके देखो। डाइल्यूटेड का मतलब अब समझ आ गया आपको 100 टाइम? डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है कि अगर पहले वॉल्यूम 1 है, बाद में वॉल्यूम हम 100 कर देंगे, 100 टाइम कर दिया, डाइल्यूटेड का मतलब 100 टाइम वॉल्यूम, तो मोलारिटी नहीं कितनी आ जाएगी? 10 पर -8। 10 पर -8 एच में पीएच तो फिर से 8 आने लग गई, लेकिन एसिड की पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो सेम केस बनेगा। टोटल HN निकाल लेंगे, टोटल इस 10 पर -7 वाटर से आ रहे हैं, 10 पर -8 इससे आ रहे हैं, इसे हम 11 इंटू 10 पर -8 करके, याद ही होगा आपके आंसर, है ना, वो निकालते थे। तो 7 से थोड़ा सा कम देखो कौन सा है, तो ये आंसर ले लेंगे, हो जाएगा। तो दोनों से वो वाले क्वेश्चन जिसमें H ऐड करते हैं वाटर। आगे देखो 27,
OH दो तरह निकलते हैं, वीक एसिड और वीक बेस के लिए। पहले वीक एसिड के लिए HN कैसे निकलते हैं, दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, बोलो। या तो C अल्फा या फिर रूट ऑफ KC। सेम वीक बेस के लिए OH दो तरह निकलते हैं, या तो C अल्फा या फिर रूट KBC। तो इसमें रूट KBC लग जाएगा, चेक करो। वीक एसिड HN दो तरह निकालते थे पीएच के लिए, या तो C अल्फा या फिर रूट KC। वीक बेस है तो या फिर C अल्फा या फिर KB। इससे आगे हम पीएच निकालते थे, याद आ रहा है। वीक एसिड बेस के लिए पीएच और पीओएच आगे करते थे हम, ऐसे निकालते। ठीक है, ट्राई करके देखो सही आ रहा है नहीं आ रहा। आंसर आ रहा है बेटा इसका? 34 29। पीएच 12 का मतलब पीओएच 2 ले लें। अगर पीओएच 2 है तो इसे ओएच एन कंसंट्रेशन याद है, 10 पावर माइनस लिख देते थे। जितनी पीएच या पीओएच होती है 10 की पावर माइनस लिखी जाती है। चाहे तो तुम पीएच 12 लेके एच एन लिख लो 10 पावर माइनस 12, उससे ओएच निकाल लो, एक ही बात है। चाहे तुम सीधा पीएच प्लस पीओएच, याद है 14 होता है, तो पीएच प्लस पीओएच हमने एक रिलेशन याद कर लिया, अब ये होता है 14। तो मैंने क्या किया, पीएच 12 इसमें से माइनस कर दी, पीओएच ये आ गया। पी हटाने का सिंपल सा वे है कि 10 की पावर माइनस लिख दो, जितना एक्स है 10 की पावर माइनस एक्स, ये ओ एच आ गया। अब ओ एच कंसंट्रेशन आपको पता है, आगे तुम देखो क्या निकालना है 29 में, ग्राम में निकालना है। तो ये मोलैरिटी है ओ एच की, मोलैरिटी का वेट वाला फॉर्मूला W/M इंटू 1000/V, ये वाला फॉर्मूला। इसमें वेट भरो, वेट निकालना है। मोलर मास मेरे ख्याल में 40 आ जाएगा NaOH का, चेक करो। Na का 23 करके ये भरो 40, ये निकालना है। वॉल्यूम आपको दिया जा रहा है, ये मैंने निकाल दिया 10 को माइनस। चेक करके देखो बेटा आ रहा है या नहीं। लास्ट एक 34 रह गया, 34 देख लो। 34 एस के एच के तो तीन सिंपल से फॉर्मूले हैं। के एच के तीन फॉर्मूले हैं। के डब्ल्यू को हमेशा डिवाइड करना होता है किससे, अगर वीक एसिड है तो के ए से, वीक बेस है तो के बी से, दोनों वीक थे तो तीन ही फॉर्मूले पड़े हैं ना, वीक एसिड, वीक बेस या फिर दोनों वीक। तब देखो तुम्हारे सामने के एच दिया हुआ है, के बी भी दिया हुआ है। जब के बी निकालना है, क्या करना है, के बी निकालना है। तो के एच का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये फॉर्मूला लगा। तुम्हें एनी लीनियम में जाने की जरूरत नहीं है अभी, क्या है क्या नहीं, तुम सिंपल याद रखो, फॉर्मूले में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता चल गया अभी के एच के डब्ल्यू पॉन के बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो शॉर्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, आंसर देख लो आ रहा है नहीं आ रहा। और कोई चेक करो, 45 तो कोई, एक 39 का एच सी की एच एस लिखा हुआ, उसकी जगह सी एन नेगेटिव कर लो बेटा, एच एस गलती से लिखा हुआ है, 0.01 मोलर सी एन नेगेटिव। ठीक है, एच एस हो नहीं सकता एक्चुअली, एम्फीप्रोटिक, और एम्फीप्रोटिक के लिए एक सीधा फॉर्मूला लिखवाया है, पी एच इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2, तो वो ऑप्शन ही है नहीं कोई, है ना, इसलिए एच एस काट के सी एन नेगेटिव कर दो। याद है एम्फीप्रोटिक का अलग से एक फॉर्मूला लिखवा दिया, वो सॉल्ट जिसमें अभी भी एच प्रेजेंट है उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पी एच इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2/2, तो वो वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और कोई 48 तक चेक करो, बाकी क्लियर है सारे। अब बुकलेट के क्वेश्चन, बुकलेट के करके आए हो,
एक छोटा सा टॉपिक लिखना बेटा, आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए एक और टॉपिक मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ब्रीफ में बता देता हूँ इसके बारे में। वैसे +2 का टॉपिक है, हमें वहां आएगा अलग से चैप्टर में, फिर भी थोड़ा कॉपी पे नोट कर लो जितना कभी +1 में आ रहा है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? तो हम ली चैप्टर में पढ़ते हुए सुबह डाउट लिया था किसी बच्चे ने, आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिख रखा है, ज्यादा नहीं है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? जब कोई भी रिएक्शन होएगी तो आपको बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। एच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, Cl का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर H का बॉन्ड टूटेगा H बनेगा, Cl का बॉन्ड टूटेगा Cl बनेगा, तभी तो H और Cl जुड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ने में क्या लगती है? बॉन्ड एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। अब ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी मान लेते हैं, चलो अज्यूम करते हैं 100 यूनिट्स लगती है, इसे 110 लगती है, तो मुझे टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है? 100 से 110 है 220। ये जो 220 एनर्जी है बेटा, इसे तो एक नाम दिया उसने, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या रहती है? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक bonds of reactants to form products। कौन से बॉन्ड अंडरस्टूड है? अभी प्रोडक्ट बनने के लिए जितने के बॉन्ड उसे तोड़ने पड़ेंगे, सारे नहीं कह रहे, जितने के तोड़ने हैं वो तोड़ने हैं, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन क्या है? अब ये हमने एक बीकर में डाल दिया H2Cl2, तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा जब तक इसकी एनर्जी कितनी नहीं हो जाती? 220। तो इसको चाहिए 110, तब तक तो स्टार्ट ही नहीं होगा रिएक्शन। लेकिन 220 में से जैसे ही अपने H2Cl2 डाला, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो इनके पास है ही है, ऐसा तो नहीं कि जीरो लेके बैठे हैं। रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी, 100, 120, 150, कुछ तो इनके पास भी है। तो कुछ इनके पास होती है, एक्स्ट्रा कितनी लगती है अगर हम वो कैलकुलेट कर लें तो वो ऐसे निकलेगी भी, थ्रेशोल्ड चाहिए कितनी? 220। मान लो 150 है इसके पास, दोनों के पास 150, तो एक्स्ट्रा इनको कितनी चाहिए? रिएक्टेंट की एनर्जी कम करके हम देखेंगे कितनी एक्स्ट्रा चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। वो अगर कोई बाहर से इन्हें हीट करके दे दे, कोई बर्निंग कर दे, तब तो ये स्टार्ट करेंगे रिएक्शन, नहीं तो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो एक्टिवेशन रिएक्टेंट्स अपना हिसाब लगाते हैं भी हमें कितनी की एनर्जी बाहर से लेनी पड़ेगी। वो कैसे लगाते हैं पहले देखते हैं। भी तोड़ने में तो 220 लगती है, हमारे पास कितनी है? 150। तो वो पहले अपना हिसाब लगाते हैं भी इतनी मुझे और मिलेगी तब होएगी। वो और कहाँ से मिलती है? बाहर से, या तो हम हीट करते हैं या कोई जलाते हैं किसी चीज को, ऐसे। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। कर लोगे? और वो कैसे पता चलता है बेटा? डिफरेंस है किसका? थ्रेशोल्ड का एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, डेफिनेशन ऐसे लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, जो बाहर से उन्हें लेनी ही पड़ेगी, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। कई बार ऐसे होता है भी कुछ रिएक्शन, कुछ मॉलिक्यूल को स्टार्ट करवाने के लिए एक बार हम एनर्जी दे देते हैं, बाद में नहीं देनी पड़ती, क्योंकि बाद में तो हो सकता है एक्सोथर्मिक को अपने आप ही निकलती रहेगी, एनर्जी निकलती रहेगी तो वही लगती रहेगी। जैसे कि जितनी भी आपके घर पे एलपीजी है, हाईली कंबस्टिबल है, लेकिन आपको एक बार जलाना तो पड़ता ही है। वो जो एक बार जलाते हो उससे 10-20 मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन मिल जाती है, वो रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार एक्शन स्टार्ट होती है, उसी में एनर्जी इतनी निकलती जा रही है, वो और मॉलिक्यूल को अपने आप क्या प्रोवाइड करती रहेगी? एक्टिवेशन। बाद में तो रिएक्शन अपने आप चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसलिए कई बार ऐसे भी कहते हैं भी स्टार्ट इसी से होएगी। जितनी भी कंबस्शन है दे आर हाईली स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी बहुत नेगेटिव है, लेकिन अपने आप तो नहीं होती ना, तो उन्हें किसने बचा के रखा हुआ है? एक्टिवेशन। जैसे ही आप माचिस से जलाते हो
जो मॉलिक्यूल उसके क्लोज आते हैं 100 200, उन्हें एक बार एक्टिवेशन मिल जाती है, वो स्टार्ट कर लेते हैं रिएक्शन। बाद में तो क्योंकि कंबस्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, उसी में एनर्जी निकलती रहती है, और वो एनर्जी और 10 को प्रोवाइड कर देगी, एक्टिवेशन वो और को कर देगी, फिर तो अपने आप आगे पकड़ती रहती है आगे आगे। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन, वो भी एक्टिवेशन। ठीक है, तो स्टार्ट इनिशियल करवाने में भी जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। कर लोगे? इसके दो तरह के आपको ग्राफ मिलेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए। एनर्जी रिएक्टेंट की इतनी है, थ्रेशोल्ड मुझे पता ज्यादा है, तो रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। ये मैंने एनर्जी दी, एच का बॉन्ड तोड़ दिया, सीएल का बॉन्ड तोड़ दिया, ये थ्रेशोल्ड दे दी, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। लेकिन ये दोबारा नीचे भी तो आएंगे भी, क्योंकि एच और सीएल बन गए, एच एटम और सीएल एटम क्या वैसे ही रह जाएंगे? नहीं, वो आपस में जुड़ने लग जाएंगे, बॉन्ड बनेगा। एक एच आएगा, इधर से क्या आएगा? सीएल, एच और सीएल में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। क्या लगता है जब बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो एनर्जी रिलीज होगी, वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से दोबारा ये नीचे भी आता है। अब एनर्जी जो रिलीज होती है उसके बेस पे हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम हो जाए। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम चली गई, इट मीन ओवरऑल नेट रिलीज हो गया, तो रिएक्शन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक। लेकिन हो सकता है आपने एनर्जी दी, ठीक है, बॉन्ड तोड़ा, थ्रेशोल्ड चली गई, लेकिन बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होते हुए कम भी हो सकती है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट की ज्यादा रह जाए। क्या दो केस हमने कहीं पढ़े हैं? एक एक्सोथर्मिक होता था, एक एंडोथर्मिक। तो अगर प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट से तो होता है एंडोथर्मिक, अगर प्रोडक्ट की कम हो जाती है रिएक्टेंट से तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो इसमें आगे दो तरह के ग्राफ हो जाएंगे, इसे कहा जाता है एक्टिवेशन, इसे कहा जाता है एक्टिवेशन। ये टॉप पे कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड। लेकिन यहां जाने के बाद नीचे भी आएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि बॉन्ड बनेंगे, बनेंगे तो एनर्जी रिलीज भी होगी, लेकिन उसमें नीचे आते हुए डिपेंड करता है। दो तरह की रिएक्शन है, कुछ होती हैं एक्सोथर्मिक जो बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं, रिएक्टेंट जितने पहले थे उससे भी नीचे आते हैं, कुछ होती हैं एंडोथर्मिक अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह के दो ग्राफ भी आ जाते हैं, इसे कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एनर्जी का ग्राफ है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर लोगे बेटा? कोई छोटा सा टॉपिक याद कर लो। और रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है, रेट ऑफ फ्रैक्शन, इससे पता चलता है भी किसी की एक्टिवेशन कितनी क्या है। रेट ऑफ फ्रैक्शन, जितनी किसी को एक्टिवेशन कम चाहिए उतना वो जल्दी जल्दी बाहर से एनर्जी ले लेगा, बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे तो रेट क्या हो जाएगी? फास्ट। लेकिन अगर किसी को एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए तो फिर उसे वेट करनी पड़ेगी, जब तक मैं हीट करूंगा उतनी एनर्जी दूंगा तब तक तो रिएक्शन नहीं होगी ना। तो आगे स्लो और फास्ट भी इस पे डिपेंड करता है। अगर किसी की एक्टिवेशन कम है, इट मीन बॉन्ड वीक है, वीक है तो जल्दी टूटेंगे, जल्दी टूटेंगे तो रेट फास्ट होगी। लेकिन एक्टिवेशन ज्यादा का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, टूट ही नहीं रहे, टूट नहीं रहे तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो। तो एक वहां टॉपिक ये रिलेट किया हुआ है, एक्टिवेशन ज्यादा का मतलब रेट क्या होती है? स्लो। ये भी पॉइंट समझ आ गया? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन। ठीक है, लास्ट पे एक पॉइंट और लिखो, कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, catalyst decrease activation energy and makes reaction fast. Catalyst decrease activation energy and makes reaction fast. कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसी तरह बॉन्ड का तोड़ना इजी कर देता है। अगर बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाती है? फास्ट। ठीक है,
तो कैटलिस्ट के मैकेनिज्म क्या है, कैसे करता है, वो हम आगे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं। तो यहाँ कैटलिस्ट का रोल रहेगा एक्टिवेशन से, कि कैटलिस्ट रेट को फास्ट करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन कम कर देगा, किसी तरह बॉन्ड वीक कर देगा, जल्दी टूटेंगे तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। ठीक है, हो जाएगा। अब बुकलेट में से देख लो डाउट्स। फर्स्ट 10 में से देखो, एक क्वेश्चन के दो आंसर है, फर्स्ट 10 में से कौन से है वो? एक क्वेश्चन के दो आंसर बन रहे हैं, सिक्स के लिखो, दो आंसर बन रहे हैं बेटा। कॉमन लाइन दो जगह आ रहा है, कौन कौन से? ए एंड सी, दो आंसर कर लो। और कोई देखो फर्स्ट 10 में से, सिक्स तो हमने करेक्ट कर लिया, ए एंड सी। 20 तक कोई? ट्वेंटी तक कोई है? और 25 तक? 23 पढ़ोगे? 23 रीड करो, उससे पहले कोई है 23 से? 12? सो गया था? 12 पढ़ो बेटा।